ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी मैं अदा शर्मा द्वारा अभिनीत एवं सुदीप्तो सिंह जी के द्वारा दिग्दर्शित बस्तर द नक्सल स्टोरी देखकर थिएटर से बाहर आया हूं और मैं जल्द से जल्द आप सभी मित्रों के साथ में अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा था। इस कारण से मैं घर भी नहीं गया और अभी रास्ते पर ही गाड़ी में बैठकर मैं तुरंत ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए फिल्म के बारे में तो हम बात करेंगे ही, पर उससे पहले कुछ मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज हमारे इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स तो दोस्तों आने ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर अवश्य करना। तुम्हारी गतिविधियों के कारण 2009 से कई लोगों की जानें गई है और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। तुम्हारे इन अपराधों के लिए तो आजीवन कारावास की सजा भी पर्याप्त नहीं है, पर न्यायालय के हाथ यूएपीए की धारा 18 और 20 से बंधे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हें केवल आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। ये किसने कहा था? गढ़चिरौली कोर्ट के जज ने जीएन साई बाबा, जिस पर माओवादी संगठनों के साथ में संबंध होने के और देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप सिद्ध हुए थे, तो इन गंभीर इतने भयावह अपराधों के तहत अपराधों में जीएन साई बाबा और उसके साथ में 3 और लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते समय जज ने ये बात कही थी। और सुनिए आप, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। He used to go abroad and spread Maoist ideology and recruit youths. He used to communicate under the pseudonym Prakash in his emails, letters for his ulterior motives. From December 31st, 2008, several innocent persons were killed by the Naxalites on suspicion of being police informers. Hundreds of police personnel also sacrificed their lives in encounters with the outlaws. Huge property was either damaged, destroyed, or burned by them. His role was clearly established through CDR records, 2 videos where he was clearly seen propagating Maoist ideology in seminars and conferences. Hence, all of them deserve nothing short of life term. ये आर्गुमेंट सत्यनाथ जी ने कोर्ट के सामने दिया था इस जीएन साई बाबा वाले केस में ही। यहाँ पर आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि कई सारे निर्दोष मासूम लोगों को पुलिस इन्फॉर्मर्स होने के संदेह में नक्सलियों ने बहुत ही निर्ममता से, क्रूरता से मारा था। जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं वे भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसमें यहाँ पर कहा गया था कि जो जीएन साई बाबा और जिन पर आरोप लगे थे, हिज रोल वॉज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड थ्रू सीडीआर रिकॉर्ड्स। इसमें उसका क्या रोल था, ये सब बातें बहुत ही स्पष्टता से सिद्ध हो गई थी कोर्ट में। माओइस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते हुए उसके वीडियोस वगैरह भी मिले थे। आज से 10 वर्ष पहले गढ़चिरौली कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था। 10 वर्षों तक जीएन साई बाबा जेल में था। अभी पिछले हफ्ते ही 6-7 दिन पहले ही मुंबई उच्च न्यायालय ने गढ़चिरौली कोर्ट के निर्णय को पलटकर जीएन साई बाबा को छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते की बात है। और मुंबई उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अभी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। अभी पिछले हफ्ते जब जीएन साई बाबा को छोड़ा गया, उसके बाद में लिप्टिस्टों का जो इकोसिस्टम है आप देख सकते हैं, एक प्रकार से वो कैसे सेलिब्रेट कर रहा था, सिंपैथी पैदा करने का प्रयास कर रहा था जीएन साई बाबा के लिए। और आप देख सकते हैं रविश कुमार ने भी अपने चैनल पर इसको लेकर एक वीडियो भी अपलोड किया है। कल ही मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि जब सीए विरोध के नाम पर देश को जलाया जा रहा था, उस समय भी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में जीएन साई बाबा जैसों का नाम लेकर के किस प्रकार से कई सारी झूठी भ्रामक बातें फैलाई जा रही थी। Professor GN Sai Baba, NRC and CAB, I think these are real outrages. These real fascist policies to systematically disenfranchise Muslims. For Adivasis and for Dalits, Modi government, this Ludi Sarkar, they're trying to blame Muslims. They're trying to say Muslims are illegals by this fascist Modi government. This BJP and RSS. On Kashmir, Muslims in Assam. See, now they're building concentration camps to round up Muslims all across the country. MS Golvacher was very clear in the RSS's schools. The RSS wanted to do to Muslims in India what the Nazis did to Jews all over Europe. And now they're building these concentration camps. So we here in the United States, I'm an American, I've never been to India. Hopefully one day I will go. Donald Trump have so openly embraced the BJP and these fascist policies. Islamophobia, like happened in Gujarat.
with these fascists like Modi and Amit Shah, looking at the resistance that's going on all over India. I've been so inspired to see it. Inqilab Zindabad. आप ये पूरा इकोसिस्टम देखिए, देश के वामपंथी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में किस प्रकार से युवाओं को भ्रमित किया जाता है। जीएन साई बाबा डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उस पर कितने गंभीर ये सारे आरोप, और गढ़चिरौली कोर्ट ने क्या सज़ा सुनाई थी, क्या बातें कही थी उस समय। आप उस जजमेंट को, उस निर्णय को देखिए जो मैंने आपको पढ़कर बताया। और ये केवल कोई एक जीएन साई बाबा की बात नहीं है, ऐसे तो कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अभी हाल ही वरवरा राव का उदाहरण देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के षड्यंत्र के आरोप में वरवरा राव को अरेस्ट किया गया था, और जिस वरवरा राव को ये जो लेफ्टिस्टों का इकोसिस्टम है वो एक कथित पोएट और टीचर वगैरह बताता है दुनिया के सामने। और एक और आश्चर्य की बात देखिए दोस्तों, पिछले 4-5 वर्षों में टूलकिट गैंग, उनके द्वारा किस प्रकार से एक सिस्टमैटिक वे में सो कॉल्ड आंदोलन आयोजित किए गए थे, एक अनार्की, अराजकता की स्थिति देश में उत्पन्न करने के लिए। उन तथाकथित आंदोलनों में भी ये जो अर्बन नक्सलवादी है ना, इनके फ़ोटोज़ वगैरह उन आंदोलन जीवियों के हाथ में आपने देखे होंगे। देखिए कनेक्शन, आप देखिए। हालांकि 1.5 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वरवरा राव को मेडिकल कंडीशन की बात कहकर बेल दी गई थी। मतलब ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि जो गंभीर से भयानक ऐसे जो आतंकवाद के, नक्सलवादियों के साथ में कनेक्शन के, या देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के जिन पर आरोप लगे हुए होते हैं, सिद्ध हुए होते हैं, कई सारे सबूत सामने होते हैं, उनको भी बेल मिल जाती है या छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ हमारे निर्दोष संत, जिनको क्लियरली सामने दिख रहा होता है खुली आंखों से कि कैसे षड्यंत्र में फंसाया गया है, फिर भी उनको एक दिन की पैरोल तक नहीं दी जाती, इतने गंभीर स्वास्थ्य के हालात होते हुए भी। चलिए ये वो तो एक अलग विषय हो गया, परंतु ये मैंने बातें आपको क्यों बताई जीएन साई बाबा के केस के बारे में, या वरवरा राव के केस के बारे में, या ऐसे और भी कई सारे अर्बन नक्सलियों के उदाहरण हमारे सामने हैं। ये सब बातें इसलिए क्योंकि अभी जब मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म देख करके आया, उसमें ये सारी बातें, ये सारे विषय इस फिल्म में उठाए गए हैं क्लियरली। जैसे कि मैंने आपको पढ़कर बताया ना कि फ्रॉम December 31, 2008 several innocent persons were killed by the Naxalites on suspicion of being police informers। पुलिस इन्फॉर्मर्स होने के संदेह में नक्सलियों ने कैसे कई सारे निर्दोष जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा। इसी से बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म की शुरुआत होती है कि किस प्रकार से बड़ी ही निर्ममता के साथ में रत्ना नाम का जो एक आदिवासी महिला का पात्र है, उसके पति को किस प्रकार से नक्सली टुकड़े टुकड़े करके मार देते हैं, और क्लियरली उसे पूरा विजुअली दिखाया है, उसके शरीर के टुकड़े कैसे नक्सली कर रहे हैं। कुल्हाड़ी से पूरे उसके यहाँ पर कैसे घाव किया गया, सिर कैसे तोड़ा गया, हाथ पाँव कैसे तोड़े गए, पूरे शरीर पर कैसे 50 बार वार किए गए नक्सलियों के द्वारा। और ये पूरे रिकॉर्ड्स में ये बातें उपलब्ध है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। फिल्म में तो केवल एक उदाहरण केवल उन्होंने दिखाया है। और मैंने आपको क्या बताया कि सेवरल पर्सन्स वेर किल्ड बाय नक्सलाइट्स ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग पुलिस इन्फॉर्मर्स। और ये तो केवल एक जीएन साई बाबा के केस में ये बातें कही गई थी। बाकी पिछले 60 वर्षों के इतिहास में तो इन नक्सलियों ने कितने ऐसे लोगों को मारा है। 50,000 से अधिक हमारे निर्दोष जो आदिवासी भाई है, वनवासी भाई है, जो गरीब, जो समाज के गरीब वर्ग से आने वाले कई सारे लोगों को इन नक्सलियों ने निर्ममता से मारा है। और इन्हीं नक्सलियों के सपोर्ट में पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम आप और हम देख सकते हैं। और केवल ये शुरुआत तो इससे होती है बस्तर द नक्सल स्टोरी की, कि पुलिस इन्फॉर्मर होने के ये कहकर किस प्रकार से रत्ना जो का पात्र है उनके पति को मार दिया जाता है। इसके साथ में ही फिल्म में एक केस भी चल रही है, शुरुआत से अंत तक वो केस दिखाई गई है, जिसमें वान्या रॉय जो कैरेक्टर अरुंधति रॉय से इंस्पायर्ड बिल्कुल लगता है। और दूसरा यमुना नागर, प्रोफेसर यमुना नागर उसको बताया है, प्रोफेसर है, जैसे कि जीएन साई बाबा भी ड्यू का प्रोफेसर है, उसी प्रकार से एक यमुना नागर नाम की प्रोफेसर भी दिखाई है। और वान्या रॉय, इन पर माओवादियों के साथ में संबंध होने के आरोप है। क्लियरली सारी बातें उपलब्ध है, सारे रिकॉर्ड, सबूत, किस प्रकार से वो माओवादियों से मिलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ये सारी बातें कोर्ट में रखी जाती है वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर के विरुद्ध। परंतु विडंबना देखिए, जो विडंबना रियल वर्ल्ड में भी हम देख सकते हैं, इतने भयावह आरोपियों को कैसे छोड़ दिया जाता है। और फिल्म में इसी विडंबना को जैसा का तैसा दिखाया है। फिल्म के एंडिंग में वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर, इनको छोड़ दिया जाता है। हाँ, विडंबना है,
पर हम ये विडंबना अपनी इन्हीं खुली आंखों से देख भी सकते हैं और उस सच्चाई को फिल्म में दिखाया है। ये तो एक केस फिल्म में चल रही है। शुरुआत में जो रत्ना जो आदिवासी महिला का पात्र, उनके पति को मार दिया गया, ये दिखाया है। और निर्जा माधवन जो अदा शर्मा का पात्र है, वो इसके बाद में लंका रेड्डी नाम का जो उन नक्सलियों का एक लीडर वहाँ पर जो दिखाया है, उसको पकड़ने के मिशन पर वो लगी हुई है। इस बीच में एक पात्र है नारायण बागची करके, एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एजुकेशनलिस्ट वगैरह उसको कहा गया है। तो नारायण बागची का जो कैरेक्टर है, जो क्लियरली हम देखते हैं कि माओवादियों के साथ में उठना बैठना, नक्सलियों के साथ में, और फिर वो जो लश्कर तैयबा का एक लीडर भी वहाँ पर आकर के उन नक्सलियों के साथ में मिलता है। उसके साथ में उल्फा, लिट्टे, एलटीटी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस, पेरू, स्पेन, इनके भी कैसे लीडर्स वहाँ पर आकर भारत के जो माओवादी है जिनके साथ में ये कैसे मिलते हैं। नारायण बागची को पकड़ने के बाद में पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम कैसे एक्टिव हो जाता है। स्लीपर सेल्स इनके कैसे अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। उन स्लीपर सेल्स के कैसे कुछ गुप्त ऐसे कोड होते हैं, जैसे कि यहूदी की बेटी, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, ये पूरे गुप्त कोड कैसे हैं। पॉलिटिशियंस में, सिस्टम के अंदर ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, कैसा पूरा इकोसिस्टम इनको सपोर्ट करता है। नारायण बागची को जब पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद में 576 इंटेलेक्चुअल्स कैसे साइन करते हैं उसके सपोर्ट में। और ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, हम क्लियरली अपनी इन्हीं खुली आंखों से देख सकते हैं कि ऐसे अर्बन नक्सलियों को जब सबूतों के साथ में पकड़ा जाता है, उसके बाद में हमारे ही देश के ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी कैसे सहानुभूति दिखाते हुए लेटर लिखते हैं। ये इंटेलेक्चुअल्स, बॉलीवुड का इसमें कैसे सपोर्ट है, खुलकर बॉलीवुड का नाम लेकर एक्सपोज किया है। और ये तो छुपी छुपाई बातें नहीं ना भाई, हम कितनी सारी फिल्मों के मैंने कितने उदाहरण दिए हैं। अभी पिछले 2-2.5 महीने पहले हुई जोरम का उदाहरण देख लीजिए, इतनी निर्लज्जता के साथ में नक्सलियों का महिमा मंडन उसमें देखने को मिलता है। या वो वेब सीरीज जंगाबुरु कर्स वगैरह, ऐसी जो वेब सीरीज आप देख लीजिए, या शाहरुख खान की रेड चिलीज के द्वारा प्रोड्यूस की गई बेताल जैसी वेब सीरीज देख सकते हैं। कितनी निर्लज्जता के साथ में नक्सलियों का महिमा मंडन है। और उसमें भी वही जो रस्ते आदि जब मूलभूत सुविधाएं आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है, तो ये नक्सली उसका विरोध करते हैं। इसका भी फिल्म में उल्लेख किया गया है। परंतु ये जितना भी लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वामपंथी है, उन विकास कार्यों का कैसे विरोध करते हैं, ये कहकर कि भाई ये तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब मूलभूत सुविधाएं वहां पर पहुंचाई जाती है, रस्ते, सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उनको तक ये हमारे उन आदिवासी भाइयों तक, वनवासी समाज तक वो पहुंचने नहीं देते हैं। हमेशा उनको मुख्य धारा से तोड़ कर नक्सली रखना चाहते हैं, ताकि इसमें मिशनरियों का भी एजेंडा है। हालांकि मिशनरियों के बारे में इसमें फिल्म में उल्लेख नहीं है। इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज तो सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव होते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। तो आशा करते हैं कि आगे जाकर के ये बातें और भी खुलेंगी। परंतु कैसे मूलभूत सुविधाएं तक उन क्षेत्रों तक पहुंचने नहीं दी जाती। और जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो ये आरोप लगाते हैं कि पूंजीवादी, पूंजीपति, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं, पर असली में ये नक्सली उन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें बड़े बड़े आतंकवादी संगठन, देश विरोधी ताकतें, देश के अंदर बैठी हुई, देश के बाहर बैठी हुई, ये कैसे उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए होते हैं, ये सब बातें इसमें दिखाई है। तो बेताल का मैंने उदाहरण दे रहा था, उसमें भी यही कहानी थी कि कुछ उद्योगपति हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में मिल करके वहाँ पर डायरेक्टली CRPF नाम नहीं लिया है, CISF नाम दिया है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के का। चलो नाम बदल दिया, पर वो दिखाने का उद्देश्य तो पता चलता है ना। यही सेम बात आपने न्यूटन जैसी घिनौनी फिल्म में भी देखी होगी, राजकुमार राव की। चक्रव्यूह तक हम जा सकते हैं। बाकी छोटी मोटी फिल्मों में बीच बीच में नक्सलियों की सिंपैथी कैसे पैदा की जाती है, चाहे वो भीड़ जैसी फिल्म हो या वो क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 2 याद करिए, उसमें जेल में महिलाएं एक पात्र दिखाया है और कैसे बीच में एक डायलॉग डाल दिया जाता है कि पुलिस कैसे नक्सली कहकर रेप कर देती है, तो नक्सलियों के लिए कैसे सिंपैथी पैदा करते हैं। देखिए विषय कुछ और ही होता है, पर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा कोई कहीं पर डायलॉग डाल देंगे। कुत्ते जैसी फिल्म का हमारे सामने उदाहरण है। हैदर जैसी फिल्म को बनाने वाले विशाल भारद्वाज के बेटे की वो फिल्म थी कुत्ते। आप सोचिए पूरा इकोसिस्टम, और फिल्म में बस्तर द नक्सल स्टोरी में इन सब बातों को क्लियरली एक्सपोज किया है, बॉलीवुड का नाम लेकर के एक्सपोज किया है कि कैसे नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। बॉलीवुड के साथ में ही तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो मैंने कई बार कहा हुआ है कि वहां पर तो वामपंथियों ने कैसा अपना पूरा पकड़ बना ली है, द्रविडियन आइडियोलॉजी और वामपंथी कम्युनिस्टों ने कैसी पकड़ बना ली है। और कई सारी ऐसी फिल्में आप देख सकते हैं सिमिलर मेंटालिटी वाली। जब उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन संस्कृति का समूल नाश करने की बात कही थी ना, उसके बाद में आप देख लीजिए वेट्रीमारन, मारी सेल्वराज, पा रंजीत, ये समर्थन में खड़े हो गए थे उदयनिधि स्टैलिन के।
विट्रीमारन की वेडुथलाई वगैरह वो फिल्म है, या श्याम सिंह रॉय का आप उदाहरण ले सकते हैं। उसमें भी श्याम सिंह रॉय को नक्सलियों के साथ में उठते बैठते दिखाया है। आप देखिए, मेंटेलिटी देखिए, पूरा कैसे नैरेटिव बिल्डिंग का काम ये चलता है। और इन फिल्मों को निर्लज्जता के साथ में सपोर्ट करने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिए यूट्यूब पर जिन फिल्मों का, सीरीज का, वेब सीरीज का मैंने नाम लिया, निर्लज्जता के साथ में उनको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। और दुख की बात यह है कि बस्तर जैसी एक फिल्म कहीं भी कभार भारतीय सिनेमा के इतिहास में, ये शायद बुद्धानी ट्रैफिक जैम के बाद में दूसरी ये फिल्म है, कोई इक्का दुक्का फिल्म कभी कभार 50 वर्षों में बनती है ना सच्चाई दिखाने वाली, तो उस पर ये पूरा इकोसिस्टम चुप बैठ जाता है। हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद की लहर है, पर आज भी देख लीजिए सिस्टम पर कंट्रोल किसका है, आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र पर कंट्रोल किसका है, बॉलीवुड पर कंट्रोल किसका है, इसी लेफ्टिस्ट विचारधारा के वामपंथियों का, अर्बन नक्सल्स का। आज भी वो कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, एक फिल्म आती है तो उस पर चर्चा नहीं होती। और भी बहुत सारी बातें हैं। कंबोडिया में खमायर रूज के द्वारा पॉटपॉल ने कैसे वहाँ की 25% आबादी को निर्ममता से मार दिया था। फर्स्ट दे किल माय फादर, जो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, उसका मैंने रिव्यू किया था। आप याद करिए, आज से करीब 5 वर्ष पहले। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो अवश्य देखना। न्यूटन 2017 में जब रिलीज हुई थी तब मैंने उसका रिव्यू किया था। और ये सारी बातें जो मैंने आज आपको बताई है ना, वो ये सारी की सारी बातें आज से 7 वर्ष पहले मैंने तभी बताई हुई थी न्यूटन के हमारे रिव्यू में। अभी भी आप जा करके देख लीजिए। उससे भी पहले 2016 में मैंने नक्सलियों के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो बाद में मैंने मेन चैनल से हटाकर वो मैंने प्रतीक स्पीक्स चैनल पर अपलोड किया था। ये सारी बातें जीएन साई बाबा के बारे में मैंने उसी 7-8 वर्ष पहले मैंने आप सब मित्रों को बताया हुआ है। पर चलिए, अभी कम से कम शुरुआत है। मेन स्ट्रीम में कहीं पर एक फिल्म तो बनी है, पर दुख की बात यह है कि सब तरफ बिल्कुल चिड़ी चुप सब बैठे हुए हैं। कहीं पर इस फिल्म के बारे में कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैसा कंट्रोल है देखिए वामपंथियों का। पर मैं आप सब मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि हमारा कर्तव्य है दोस्तों कि ऐसी फिल्म को हम सपोर्ट करें, ऐसी फिल्म को हम प्रमोट करें। मैं आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस फिल्म को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए जितना हो सके अपनी तरफ से। और कम से कम हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, ताकि ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी अगर आप ये पूछेंगे कि क्या फिल्म में कोई कमी थी, तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि फिल्म का विषय ही इतना साहसी था कि ऐसी फिल्म बन पाना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इसके लिए इस फिल्म के मेकर्स ने, प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह जी, डायरेक्टर सुदीप्त हुसैन जी, एक्ट्रेस अदा शर्मा जी, उनको तो मैं सबसे पहले सल्यूट करना चाहूँगा कि ये साहस उन्होंने दिखाया ये फिल्म बनाने का। परंतु अगर कुछ कमी बतानी ही हो तो मुझे एक बात अवश्य लगी कि इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है, जैसे आप वामपंथी फिल्म मेकर्स देखिए, वे सामने सब्जेक्ट कुछ और रखेंगे। जैसे कोई एडवेंचर ड्रामा उन्होंने बना दिया, या कोई रोमांटिक स्टोरी वो सामने रखेंगे, और उसकी आड़ में सटल वे में ये सारी बातें एक अपने जो उनके टॉक्सिक प्रोपेगेंडाज होते हैं वो बीच में इंसर्ट करते हैं। तो सामने फिल्म देखने के लिए जाने वाला जो व्यक्ति है, उसे लगता है कि वो कोई रोमांटिक ड्रामा देखने जा रहा है, कोई एडवेंचर मूवी देखने के लिए जा रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। पर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स के जो सब्जेक्ट्स है वो डायरेक्टली एक तो विषय को लेकर के होते हैं। ये भी अच्छी बात है, ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए। परंतु अगर हम एक मास ऑडियंस को, अगर हमें अपनी तरफ यूथ को कैप्चर करना है, तो वामपंथियों की क्राफ्ट पर पकड़ देखिए, वो थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इतना तो मैं अवश्य कहूँगा। बाकी तो इस फिल्म को तो भाई मैं किसी भी कीमत पर आप मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी फिल्म को तो सपोर्ट करना बनता ही है, क्योंकि ऐसी फिल्म बन पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है। फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, परंतु वायलेंस ढेर सारा है। कुल्हाड़ी से सीधे काटने के सीन आदि है। उस कारण से वायलेंस के कारण इस सर्टिफिकेट के सदस्य थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आप जब भी ये फिल्म देखेंगे तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम, वंदे मातरम।